अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मुफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है बाइपोलर। बाइपोलर बीमारी क्या होती है? ये दिमाग की एक मर्ज़ है और इसका एलो में कोई इलाज नहीं है, होम्यो में हाँ बेहतरीन इसका इलाज है। अगर किसी ने अच्छे से इसको डायग्नोज़ कर लिया तो ये बहुत ही अच्छा होम्योपैथी में इसका इलाज है। डायग्नोज़ करने के हवाले से इसके 3 अदवार होते हैं। जो सबसे पहला होता है मीनिया, फिर हाइपरमीनिया और उसके बाद डिप्रेशन। जो मीनिया होता है उसमें पेशेंट के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, वो बड़े-बड़े फैसले कर लेता है, 2-2 3-3 मदरसे बना लेता है, स्कूल बना लेता है, कोई भी फैसले है वो बड़े-बड़े करता है। किसी को बहुत बड़ा उधार दे देता है, किसी से बहुत बड़ा उधार उठा लेता है और थकता भी नहीं है। और अगर वो हाउसवाइफ़ है तो बहुत सारी खाने बना लेंगे, बहुत सारी हांडियाँ बना लेंगे, बहुत सारे घर की सफाइयाँ हो जाएँगी। मगर जब इस फ़ेज़ से वो ख़त्म होंगे, उसका दूसरा जो फ़ेज़ आएगा, उसमें उनके अंदर एनर्जी की कमी होगी। वो लो कॉन्फिडेंट होगा, वो थका-थका सा होगा, वो सुसाइडल जो एम है उसके अंदर आ जाएँगे, नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर आ जाएँगे। वो कहेगा कि मुझे मर जाना चाहिए, मेरा दुनिया में कोई काम नहीं है, मेरा अब कोई नहीं है, मुझे कोई कुछ नहीं समझता। या वो बहुत ज़्यादा मज़हबी बातें करने लगेगा, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता होगा तो वो बहुत बड़े-बड़े जो दीन की बातें हैं, वो करना शुरू हो जाएगा और फिर कहेगा कि खुद से वो कुछ नहीं करेगा, फिर सब कुछ खुदा पर छोड़ देगा। या जो उसका जिस मज़हब से वो ताल्लुक़ रखता है, तो वो उस पर छोड़ देगा। ये इस तरह की एक्टिविटीज़ वो करना शुरू हो जाता है। तो सम टाइम इसके वो फ़ेज़ भी आते हैं, कभी खुद को अज़ियत पहुँचा देता है, कभी दूसरे को, कभी कपड़े फाड़ने लगता है, कभी किसी के गिरेबान फाड़ने लगता है। और सम टाइम तो ये इतना ज़्यादा परेशान करता है कि ये किसी को भी नुकसान पहुँचाता है। यानी ये जब हाइपर फ़ेज़ में आता है, तो ये सेक्सुअली औरतों को भी बहुत ज़्यादा डेंजर पहुँचाता है। तो को इस चीज़ की समझ नहीं होती कि मुझे ये क्या करना है, मगर गुस्से में वो इंतहा पसंद हो जाता है, वो नफ़रत बहुत ज़्यादा करने लगता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी के लिए भी ख़तरनाक हो सकती है। पहले ये बहुत कम लोगों में होती थी, मगर अब ये बहुत सारे लोगों में देखने में आई है। पहले तो बाइपोलर का नाम सुनते ही लोग पागलपन का नाम जब उनके सामने आता था, वो लोगों के डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं थे, डायग्नोज़ ही नहीं करवाते थे, इसलिए उन्हें किसी बात का पता ही नहीं चलता था। या अगर उनके घर वाले वहाँ पे हैं, तो वो भी नहीं बताते थे कि इसको बाइपोलर है, बल्कि वो इस बात को छुपाते थे। इवन दैट कि उसके एपिसोड जो थे वो बढ़ते जाते थे, यानी उसको जो अटैक के सिम्पटम आते हैं, वो 4-5 एपिसोड हो जाते थे और फिर लोगों के सामने वो ज़ाहिर होते थे और तब उसका नतीजा ये होता था कि वो पागलपन की सतह पर आ गए हैं। जबकि अब ये है कि लोग जो हैं इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक बीमारी है और इसके लिए हमें बहुत जल्दी रिकवर कर लेना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे कि इसकी मेडिसिन कौन-सी होती है। इसके कॉजेज़ जो होते हैं वो ख़ास तौर पर हमारा बचपन या माज़ी होता है। वो बच्चे जिन्होंने बचपन में बहुत कुछ झेला होता है, उन लोगों के साथ ऐसा होता है। या जिनकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी होती है और जब वो बचपन में उनका सौतेला बाप है, अगर वो बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है, तो फिर वो जवान होकर अपने बाप से बदला लेते हैं। या अगर औरत है वो पहले सहती रहती है अपने घर में, जब उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं आती या उसके हाथ में कोई ताकत नहीं होती, और जैसे ही उसका शोहर या उसके जो इन-लॉज़ हैं वो बूढ़े होते हैं, तो वो जैसे ही ऐसे फेज़ में पहुँचता है तो वो उनको नुकसान पहुँचाता है। इस तरह इनका किसी के साथ भी रिलेशनशिप होता है तो उसमें ये ऐसे ही एग्रेसिव होते हैं, उसमें भी ये डिसऑर्डर आ जाता है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री जो है वो भी कॉज़ करती है। अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को है तो दूसरे को होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सबसे बेहतरीन ये बात है कि इसकी फैमिली जो होगी वो इसको समझे और इसकी हेल्प करे और इसको अकेला ना जाने दे जब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और उसके सामने कोई इस तरह के मसाइल ना आएँ जो वो खुद झेल ना सके, या उसके साथ कोई दूसरे आदमी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बाइपोलर का बेसिक मतलब ही दो तरह का होता है। जब दो तरह के मूड्स यानी मूड स्विंग्स का पता ना चले, एक कभी तो बहुत ज़्यादा हाई उनका गुस्सा हो जाना, और कभी बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाना, या कभी अग्रेसिव हो जाना, और कभी बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाना, और कभी हंसते रहना, और कभी बहुत ज़्यादा ग्रीफ में रहना या रोते रहना। खास तौर पर ये बीमारी 15 साल से लेकर 30 साल के लोगों को होती है, यानी जवानों में ये खास तौर पर होती है। हो सकता है कि 30 साल से ज़्यादा भी अगर लोग हों तो उन्हें भी अगर हो सकती है। शुरू में मैंने आपको एक सिम्टम बताया था कि ये उन लोगों का होता है जिनको माजी में किसी ने नुकसान पहुंचाया हो, और जैसे ही उनके पास अथॉरिटी आ जाती है तो वो अपना बदला लेते हैं। तो ये भी सूरत हाल मुमकिन हो सकती है। सबसे पहले ये है कि पेशेंट की नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए। पानी उसको अच्छे से पी लेना चाहिए, और एलो में इसका, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका कोई ख़ास स्पेसिफिक इलाज नहीं है, क्योंकि इसके कॉजेज़ के बारे में इतना ज़्यादा आज तक साइंस पता नहीं लगा पाई है। मगर होम्योपैथी जो कि अलामात के पर काम करती है, तो उसमें इसका बहुत अच्छा इलाज है। हाँ, थोड़ा प्रोलॉन्ग ज़रूर है, मगर इसका इलाज बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले हम जो है पहले मूड के बारे में बात करेंगे। जब वो उसे मेनिया है, जब वो बड़ी-बड़ी बातें करता है, जब वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टॉकिंग करता है, ओवर टॉकिंग पे आ जाता है। अगर इस तरह की बात है तो एस्ट्रामोनियम 200 इसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। 2 कतरे ज़ुबान पर देने से उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और हफ़्ते में 1 बार है। अगर उसके एपिसोड बढ़ चुके हैं और बीमारी बढ़ चुकी है तो एस्ट्रामोनियम 200 डेली भी हम दे सकते हैं। दूसरा फेज़ जो उसका आता है जब वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, तो उसका मुँह लाल हो जाता है, उसका मुँह से राल टपकने लगती है, और बहुत शदीद गुस्से में होता है, चीज़ें तोड़ता है, या अपने कपड़े नोचता है, या किसी का गिरेबान पकड़ता है। तो ऐसे में बेलाडोना बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। 30 से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये एक पॉइज़न है, और पॉइज़न का इस्तेमाल जो है वो एहतियात से करना चाहिए। उसके बाद जो अगली मेडिसिन इसके लिए आती है वो अश्वगंधा है। अश्वगंधा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। एक और फ़ेज़ आता है जिसमें वो फ़िलॉसफ़र की तरह बातें करता है, तो उसके लिए सल्फ़र जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जब मैंने आपको शुरू में बताया है कि वो बड़ी-बड़ी डील कर लेता है, बहुत बड़े बिज़नेस की बात करता है, अगर ऐसी बात है तो सल्फ़र उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मीनिया बेशक एक कम खतरनाक बीमारी है, मगर जो फैसले वो करता है बड़े-बड़े वो खतरनाक हैं। हाँ, डिप्रेशन में जब पेशेंट चला जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो मेडिसिन है वो इग्निशिया क्यू भी है, इग्निशिया 200 भी है। क्यू में भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, और इग्निशिया में भी 200 में भी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट। अगर पेशेंट जो है वो एमलेस हो गया है, अगर पेशेंट जो है वो बेचैन है, बेकरार है, वो कहीं बैठ नहीं पा रहा, अगर उसमें इस तरह के सिम्टम जो हैं, या ऐसी टेंडेंसी बनती है कि वो बेचैन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो टेरेंटुला उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक ऐसा पेशेंट जो दूसरों के सामने बीमार बनता है मगर तन्हाई में वो ठीक रहता है, ये भी मीनिया की एक किस्म होती है। अगर इस तरह के सिम्टम किसी पेशेंट में हैं तो तब भी टेरेंटोला बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। टेरेंटोला पर मेरी वीडियो बनी हुई है, मैं यहाँ पर उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी देखिएगा, उसके सिम्टम देखिएगा, और फिर आप वो भी किसी भी मेनिया के पेशेंट को दे सकते हैं। वेराट्रम अल्बा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप उन पेशेंट को दे सकते हैं जो जैसे कि बेलाडोना का पेशेंट है, उसके लिए दी जा सकती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं, अगर आपको जिस तरह के सिम्टम नज़र आते हैं आप उस तरह की मेडिसिन दे सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।